तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। ये शेयर जो है रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खास हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक कभी 4 रुपए के आसपास भी ट्रेड कर रहा होता है, वहाँ से ही इसमें रैली आती है, 100 रुपए का होता है। रिटेलर्स को लगता है 25 गुना हो चुका है, मल्टी बैगर हो चुका है, अब ये स्टॉक और कितना ही भागेगा। वापस ये स्टॉक भागता है और फिर उसके बाद तब भी ये रिटेलर्स जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब करेक्शन होता है, आप देखेंगे कितने बड़े बड़े करेक्शन होते हैं इसमें, 50%, 55% के भी करेक्शन इस स्टॉक में देखे गए हैं। और उस समय पर रिटेल इन्वेस्टर ये सोचता है कि अब तो ये शेयर ख़त्म ही हो जाएगा, वो तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगेन बाउंस बैक आता है और ज़बरदस्त इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलती है, और अगेन रिटेलर जो है यहाँ पे इस रैली को वो मिस कर जाते हैं। और ऑपरेटर जो है रिटेलर्स के साथ ऐसे ही इन स्टॉक्स में खेलता है। एक और एग्जांपल मैं बता दूं, आईटीसी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। सितंबर 2000 अभी रिसेंटली 2022 का आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, पब्लिक की होल्डिंग में आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। तो उससे सीखने को मिलता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, किस तरीके से रिटेलर से जो है तो अच्छे स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक का माल खींच लेते हैं, और रिटेलर जो है वहाँ पे देखता रह जाता है। 200 के भाव, 214 के भाव कितने टाइम तक आईटीसी ने दिखाया, पूरे साल भर दिखाया, लेकिन लोगों को तब समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय उनको वो 5% का डिविडेंड भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वही 5% के लिए पब्लिक एफडी में इन्वेस्ट कर देगी, लेकिन आईटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। और यही सेम कहानी हमें अब बजाज फाइनेंस में भी देखने को मिल रही है। Q2 के नंबर की बात करें, बहुत शानदार नंबर आए, 80%, ऑलमोस्ट 80% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली। एयूएम की बात करें, 31% की ग्रोथ एयूएम में YOY बेसिस पर देखने को मिली। स्टिल ये स्टॉक जो है 7600 से डिक्लाइन करके 7000 के नीचे की क्लोजिंग दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो रीज़न है जिनकी वजह से बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिल रही है, एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं इस स्टॉक के बारे में, और चार्ट पर भी हम बात करेंगे कि टेक्निकली हमें किन लेवल्स पर जो है तो इस स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। Q2 के नंबर के बाद जो नेगेटिव कमेंट्री निकल के आई बजाज फाइनेंस की, तो उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, उनको सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे है कि इनका कहना है, यहाँ पे कुछ एनालिस्ट हैं, कि यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है तो कंपनी के यहाँ पे मार्जिन जो है वो हैम्पर होते हुए देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम थे उस समय पर 10% पे भी पर्सनल लोन मिल जाया करता था। हाउसिंग लोन की बात करें 6.5% पे मिल जाया करते थे। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट इस हद तक बढ़ चुका है कि मिनिमम मुझे लगता है 12% के आसपास पर्सनल लोन के रेट पहुंच चुके हैं, और हाउसिंग लोन की बात करें तो यहाँ पे 7.5% या आई थिंक 8% के आसपास आपको देखने को मिलता है। और अभी और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने हैं, नवंबर दिसंबर में भी इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप मान के चल सकते हैं कि ये 2-3%, 1-2% और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब वहाँ पे क्या है कि लोन लेना पब्लिक यहाँ पे पसंद नहीं करती है हायर इंटरेस्ट रेट पर। तो इन कंपनीज की आपको जो है तो लोन ग्रोथ में आने वाले समय पर कमी देखने को मिल सकती है। ये वन ऑफ द रीज़न है। मार्जिन यहाँ पे क्यों हैम्पर होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है तो इनको भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे, क्योंकि आरबीआई ने तो अपने रेपो रेट बढ़ा देंगे, तो उसके हिसाब से इनको भी अपने रिवर्स रेपो रेट करके वो सब बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, बैंक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है अपने डिपॉजिट्स को बढ़ा देता है, और वो कैसे बढ़ाएगा? वो एफडी के इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा देगा, जिससे पब्लिक क्या है, एफडी में जो है तो कुछ पैसे पार्क कर देते हैं अपने, और उनके पास जो है तो काफ़ी सारा फंड उनके डिपॉजिट से मिल जाता है, जिससे वो लोन को डिसबर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक जो है अपने मार्जिन्स को कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए, कितने भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे एनालिस्ट बता दें, लेकिन स्टिल वो जो यहाँ पे रेटिंग दे रहे हैं, अभी भी बाई की रेटिंग दे रहे हैं। 8600 का टारगेट दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे 8630 के टारगेट दे रखे हैं। इवन और भी एनालिस्ट की यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर की, तो यहाँ पे 8900 के टारगेट हैं। KR चौकसे की बात करें तो 8630, ICICI डायरेक्ट 8650। तो इस तरीके से इन्होंने जो है तो टारगेट दे रखे हैं। एक दूसरा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट जो है तो एनालिस्ट लोगों की तरफ से कहने के आया है कि यहाँ पे एयूएम में तो ग्रोथ हुई है, 31% की हमें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो है
वो काफ़ी ज़्यादा हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिला है। यानी कि इनके अगर क्लाइंट्स एडिशन की अगर हम बात करें तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन अकाउंट या नंबर ऑफ लोन डिसबर्सल जो हैं वो बढ़ते हुए नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन एयूएम बढ़ा है। यानी कि इनके जो पुराने क्लाइंट्स थे उन्होंने भर भर के शायद लोन ज़्यादा अमाउंट में लिया था, जिसकी वजह से एयूएम बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ना कि नंबर ऑफ लोन अकाउंट बढ़ने की वजह से इनका एयूएम बढ़ा है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सपोज कि 2 लोगों ने लोन लिया 10-10 रुपए का लिया तो टोटल हो गए 20 रुपए के लोन, और 5 लोगों ने लोन लिया और 4-4 रुपए का लिया तो वो हो गए टोटल अमाउंट 20 रुपए का लोन। तो यहाँ पे ये लोन ग्रोथ जो है ज़्यादा बेटर मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी क्लाइंट एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो यही चीज़ जो है बजाज फाइनेंस के साथ हुई है और इस चीज़ को जो है तो एनालिस्ट जो है काफ़ी नेगेटिव मान रहे हैं। वैल्यूएशन की अगर बात किया जाए तो पिछले 5 साल का अगर मीडियन पी देखेंगे तो 51 का है, और करंट अगर पी की हम बात करें तो 42.5 का पी चल रहा है। अगर यहाँ पे आप 10 साल का कंपनी का पी देखेंगे तो यहाँ पे मीडियन पी 49 का है और करंट जो है 42.5 है। यानी कि मीडियन पी पिछले 10 साल और 5 साल के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंफर्ट जोन पर है। कंपनी लार्ज कैप की ब्लू चिप स्टॉक है यहाँ पे, और आप देखेंगे कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको मिड कैप स्टॉक जैसे देखने को मिलेगी, चाहे वो सेल्स की बात कर लें चाहे प्रॉफिट। डबल डिजिट तो दूर की बात है, यहाँ मोर देन 20% की ग्रोथ जो है कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में हमें देखने को मिलती है, और वही इफेक्ट जो है आपको इनके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ईयरली बेसिस पर हम बात करें कंपनी के सेल्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 5,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ करता था 2015 में, वहाँ से ये जो है बढ़ करके 36,000 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि ये यहाँ पे आपको जो है तो मोर देन 6 टाइम्स कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और लगभग 900 करोड़ से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं। यानी 10 टाइम्स यहाँ पे आपको कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग स्लाइटली इंक्रीज हुई है। टेक्निकली अगर हम चार्ट पे बात करें तो ये एक मेक और ब्रेक वाला लेवल है 7,000, और यहाँ से अगर ये स्टॉक अभी आप देखेंगे 100 डेमा वाली जो लाइन है वहाँ से इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। यहाँ से गिरावट होती है तो 200 डेमा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसके नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ ये स्टॉक बेरिश हो जाएगा। वॉल्यूम्स की बात करें तो आप देखेंगे बड़े वॉल्यूम्स में यहाँ पे सेलिंग हुई है पिछले कुछ दिनों में, और देखिए कंपनी के लिए जो अगला 2-3 क्वार्टर हैं वो थोड़े चैलेंजिंग यहाँ पे हो सकते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए रिटेलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो 1000-10,000 क्वांटिटीज़ में स्टॉक को बाई करते हैं उनके लिए ये 150 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है। और ये वही इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन लेवल्स पर सेलिंग करते हैं, और जब स्टॉक इन लेवल्स पर आता है तो यहाँ पे वापस बाइंग करके यहाँ पे वापस प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों अगर हम इन द लॉन्ग रन बात करें तो ये स्टॉक जो है तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाएगा, इसके ईपीएस में आपको अगर ग्रोथ दिखेगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है तो इसके प्राइस में भी आपको देखने को मिलेगा, और इन द लॉन्ग रन जो है ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न ही दे करके जाएगा। अब अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसमें एंट्री लेने के लिए। सबसे पहला तो आप यहां पे देख सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक का 6500 पर, और एक सपोर्ट जो है यहां पे 200 डेमा पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक अगर इन लेवल्स या इन लेवल्स पर आता है तो छोटी क्वांटिटी में ऐड करिए, और उसके बाद हर 500 के फॉल पर आप चाहें तो इस स्टॉक को फर्दर धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदर देन दैट इसमें अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 रेड कैंडल्स इस स्टॉक में बनी हैं, और इस स्टॉक में गिरावट जो है तो हो सकता है कि कंटिन्यू होती हुई आपको देखने को मिले। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। 2 नवंबर को फेड के जो है तो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का डिसीजन भी देखने को मिल सकता है, उस टाइम पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो ये स्टॉक अगर गिर रहा है तो इसको गिरने दीजिए। जैसे ही आपको कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिले, 1-2 ग्रीन कैंडल मिले, तो उसके बाद आप चाहें तो इस स्टॉक में एंट्री ले लें, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ है, रेड कैंडल देन उसके बाद ग्रीन कैंडल। यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूअसली एक फॉल हमें देखने को मिला, और फिर उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनती है 2,
तो उसके बाद आप चाहें तो इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एसआईपी वे में हर एक फॉल के बाद जब यहाँ पे पुल बैक आए तो आप इस स्टॉक को ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।